स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर की बात करेंगे जो सिर्फ कानूनों का नहीं है। ये कहानी है सत्ता की, उसके संघर्ष की। बिल्कुल। कहानी है कि कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी शासक बन गई। और फिर कैसे वो सत्ता उसके हाथों से फिसलकर पहले ब्रिटिश सरकार और फिर हम भारतीयों के पास आई। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि ये सिर्फ तारीखें और एक्ट नहीं थे। इनके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, जिसकी जड़ें आज भी हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो चलिए इस कहानी को इसके दो सबसे बड़े हिस्सों में समझते हैं। पहला, कंपनी का शासन जो 1773 से शुरू हुआ, और दूसरा 1858 के बाद का ताज का शासन। शुरुआत करते हैं कंपनी के दौर से। पहला बड़ा कानून 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ, और देखिए नाम में ही सब कुछ है, रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब किसी चीज को रेगुलेट करने या कहें कि काबू में करने की कोशिश। काबू में करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक भारत में एक बहुत बड़ी अनियंत्रित ताकत बन चुकी थी। वो सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, वो बाकायदा लड़ाइयां लड़ रही थी, इलाके जीत रही थी, टैक्स वसूल रही थी। एक मिनट, ये सुनने में कितना अजीब लगता है। एक प्राइवेट कंपनी जिसका मकसद है मुनाफा कमाना, वो एक देश पर राज कर रही है। हाँ, और ब्रिटेन में भी इस पर बहुत बहस हो रही थी। कंपनी के अधिकारी यहाँ से बेहिसाब पैसा कमाकर जब इंग्लैंड लौटते थे तो उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते थे। तो ब्रिटिश संसद के लिए यह जरूरी हो गया था कि वो कंपनी पर लगाम भी कसे और भारत में जीते गए इलाकों पर अपना हक भी जताए। अच्छा, तो इसी कोशिश में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। हाँ, और ये भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक केंद्रीकृत प्रशासन की तरफ पहला कदम था। इससे पहले तक बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसीज अपने फैसले खुद लेती थीं। इस एक्ट ने उन्हें बंगाल के अधीन कर दिया। ये ब्रिटिश सरकार का ये कहने का तरीका था कि भाई अब भारत में एक ही पावर सेंटर होगा और उसकी लगाम हमारे हाथ में होगी। तो ये नियंत्रण की कोशिश आगे भी चलती रही। करीब 10 साल बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। हाँ, और इसने तो एक बहुत ही साफ लकीर खींच दी। कैसी लकीर? इसने कहा कि कंपनी का जो दुकानदारी वाला काम है, कमर्शियल एक्टिविटीज, वो अलग हैं, और जो राजकाज चलाने वाला काम है यानी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, वो अलग है। अच्छा। व्यापार के लिए कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ही, लेकिन राजनीतिक, सैनिक और राजस्व के मामलों के लिए लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के लोग होते थे। बिल्कुल। तो एक तरह से दो बॉस हो गए। इसे ही ड्यूल कंट्रोल या दोहरा नियंत्रण कहा गया। कागज पर कंपनी भारत चला रही थी, पर असली रिमोट कंट्रोल लंदन में था। ये तो बहुत ही चालाकी भरा कदम था। हाँ, सत्ता धीरे धीरे खिसक रही थी। और ये खिसकते खिसकते हम पहुंचते हैं 1833 के चार्टर एक्ट पर। यहाँ तो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत के गवर्नर जनरल बन गए। ये सिर्फ पद का नाम बदलना नहीं था, ये एक ऐलान था। ऐलान कि अब पूरे ब्रिटिश भारत पर एक ही सरकार का अधिकार है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले गवर्नर जनरल बने, और तो और मद्रास और बंबई की सरकारों से कानून बनाने की शक्ति भी छीन ली गई। पूरा कंट्रोल कलकत्ता में एक व्यक्ति के हाथ में। एक सेकेंड, इसी एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करने का अधिकार भी पूरी तरह से छीन लिया। हाँ? मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी को अचानक कह दिया गया कि अब आप व्यापार नहीं कर सकते। बिल्कुल। कंपनी का काम अब सिर्फ एक था, ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत पर शासन करना। वो पूरी तरह से एक प्रशासनिक मशीनरी बन गई। और तभी लॉर्ड मैकॉले की एंट्री होती है, लॉ मेंबर के तौर पर। हाँ, और यहीं से भारत में कानूनों के संहिताकरण कोडिफिकेशन ऑफ लॉज की नींव पड़ी। इंडियन पीनल कोड जैसे कानूनों पर काम यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, तो कंपनी के शासन के दौर का आखिरी बड़ा कानून था 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या खास था? इसमें दो बहुत ही दिलचस्प चीजें हुईं। पहली बार सरकार के दो कामों को अलग अलग किया गया, कानून बनाना और उसे लागू करना। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया गया। जैसे आज हमारी संसद और सरकार है। बिल्कुल। उसकी पहली झलक यहीं दिखती है। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिसे एक तरह की छोटी संसद या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि सिविल सेवाओं के दरवाजे भारतीयों के लिए खोल दिए गए। एक खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। लेकिन ये तो बस कहने की बात रही होगी, है ना? हाँ, क्योंकि परीक्षा लंदन में
अंग्रेजी में होती थी और उम्र की सीमा भी बहुत कम थी। फिर भी ये एक सैद्धांतिक जीत थी। पहली बार ये माना गया कि भारतीय भी प्रशासन चलाने के काबिल हैं। तो कंपनी के शासन के अंत तक आते आते एक तरह से भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखी जा चुकी थी। लेकिन ये सारे बदलाव बहुत धीमे थे और फिर 1857 में सब कुछ बदल गया। बिल्कुल, 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। उन्हें लगा कि एक कंपनी के भरोसे भारत जैसे देश को नहीं छोड़ा जा सकता। नतीजा था भारत सरकार अधिनियम 1858। इस एक कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद ही खत्म कर दिया। कंपनी का राज खत्म और भारत पर सीधा महारानी विक्टोरिया का राज शुरू। हाँ, यानी ताज का शासन। तो गवर्नर जनरल अब वाइसराय बन गए, जो सीधे क्राउन के प्रतिनिधि थे, और पहले वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। और लंदन में एक नया पद बनाया गया, भारत के राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये पद बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और भारतीय प्रशासन के लिए सीधे ब्रिटिश संसद को जवाबदेह था। मतलब सत्ता का केंद्र अब पूरी तरह से लंदन शिफ्ट हो गया था। एकदम। इसके बाद के कानूनों में भारतीयों को थोड़ी बहुत जगह देने की धीमी कोशिशें दिखती हैं, जैसे 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। हाँ, इसने दो जरूरी काम किए। एक तो इसने पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। अच्छा, पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब जैसे आज कैबिनेट में होता है, एक वित्त मंत्री, एक रक्षा मंत्री। बिल्कुल, इसकी शुरुआत वहीं से हुई। और दूसरी बात, पहली बार कुछ भारतीयों को वाइसराय की विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के तौर पर नॉमिनेट किया गया। बेशक उनके पास कोई खास पावर नहीं रही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ज्यादातर राजा महाराजा या बड़े जमींदार होते थे। लेकिन ये एक सांकेतिक शुरुआत थी। पहली बार कानून बनाने की मेज पर भारतीय भी बैठे थे। लेकिन फिर आता है 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार, जिसे एक बहुत ही विवादास्पद मोड़ माना जाता है। हाँ, क्योंकि इसने विधान परिषदों का आकार तो बढ़ाया, लेकिन साथ ही एक ऐसी चीज शुरू की जिसने भविष्य पर बहुत गहरा असर डाला। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसका मतलब क्या था आसान भाषा में? इसका मतलब था कि मुस्लिम सीटों पर उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा और उसे वोट भी सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही दे सकते थे। ये भारतीय राष्ट्रवाद को धर्म के आधार पर बांटने की एक बहुत सोची समझी राजनीतिक चाल थी। तो ये बांटो और राज करो की नीति का एक क्लासिक उदाहरण था। बिल्कुल। अब हम 20वीं सदी में आते हैं और दो सबसे जरूरी अधिनियमों पर बात करते हैं। पहला 1919 का, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसने प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी की शुरुआत की। ये सुनने में ही बहुत जटिल लगता है। देखिए, ये द्वैध शासन एक बहुत ही चालाक व्यवस्था थी। इसे ऐसे समझिए कि आपको घर चलाने की जिम्मेदारी तो दे दी, पर तिजोरी की चाबी अपने पास रख ली। अच्छा। आप प्रांतीय विषयों को दो हिस्सों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभाग भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए, जिन पर सिर्फ खर्च होता है। लेकिन राजस्व, पुलिस, वित्त जैसे असली ताकत और पैसे वाले विभाग गवर्नर ने अपने पास आरक्षित रख लिए। मतलब नाम के मंत्री पर असली शक्ति गवर्नर के पास। एकदम। ये एक आधा अधूरा पावर था जो सिर्फ दिखावे के लिए था। और फिर आता है असली गेम चेंजर, विरत सरकार अधिनियम 1935। कहते हैं कि ये हमारे आज के संविधान का मुख्य स्रोत है। बिल्कुल, ये एक बहुत लंबा और डिटेल्ड दस्तावेज था। इसने प्रांतों से उस बेकार द्वैध शासन को खत्म करके उन्हें पूरी स्वायत्तता दी। पहली बार प्रांतों में पूरी तरह से चुनी हुई और जवाबदेह सरकारें बनी। और जब आप कहती हैं कि ये हमारे संविधान का स्रोत बना, तो इसका क्या मतलब है? क्या कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आज भी हमारे सिस्टम में हैं? जरूर। आज हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है, मतलब संघ सूची, राज्य सूची, ये आइडिया सीधे 1935 के एक्ट से लिया गया है। अच्छा। राज्यपाल का पद, अध्यादेश जारी करने की उसकी ताकत, हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, उसकी पूरी रूपरेखा वहीं से आई है। दिल्ली में जो फेडरल कोर्ट्स एक्ट के तहत बना, वही आगे चलकर भारत का सुप्रीम कोर्ट बना। ये तो वाकई में एक तरह का ब्लूप्रिंट था। हाँ। स्वतंत्र भारत के शासन का ब्लूप्रिंट। तो इस लंबे और घुमावदार रास्ते के बाद हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसने तो सब कुछ तय कर दिया। इसने ब्रिटिश राज का अध्याय ही समाप्त कर दिया। एक्ट ने साफ कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा।
और सत्ता 2 नए देशों भारत और पाकिस्तान को सौंप दी जाएगी। हाँ, और सत्ता उनकी संविधान सभाओं को सौंपी जाएगी। ये भी तय हुआ कि जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक दोनों देश 1935 के एक्ट के हिसाब से ही चलेंगे, बस उसमें अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच था, देसी रियासतों का। उन 500 से ज्यादा रियासतों का क्या हुआ? ये इस एक्ट का सबसे विस्फोटक पहलू था। कानून ने रियासतों पर से ब्रिटिश प्रभुत्व खत्म कर दिया। तकनीकी रूप से वो आजाद हो गईं। आजाद? हाँ, उन्हें ये विकल्प दिया गया कि वे या तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र रहें। इसी स्वतंत्र रहने के विकल्प ने विभाजन के समय और बाद में कश्मीर, हैदराबाद जैसी बहुत बड़ी चुनौतियां पैदा की। और अंत में इंग्लैंड के राजा ने भारत के सम्राट की उपाधि भी त्याग दी। और इस तरह एक युग का अंत हो गया। तो ये था भारत के संवैधानिक विकास का लगभग 200 साल का सफर। एक ट्रेडिंग कंपनी के रेगुलेशन से शुरू होकर धीरे धीरे सुधारों से गुजरते हुए और अंत में 2 संप्रभु राष्ट्रों के जन्म तक। और ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में कई विरोधाभास समेटे हुए है ना? जैसे कि एक तरफ वे हमें संसदीय प्रक्रिया सिखा रहे थे, प्रतिनिधित्व दे रहे थे, तो दूसरी तरफ पृथक निर्वाचक मंडल जैसी नीतियों से समाज को बांट भी रहे थे। जो ढांचा हमें विरासत में मिला वो एक औपनिवेशिक जरूरत के लिए बना था, लेकिन उसी पर हमें एक लोकतांत्रिक गणराज्य की इमारत खड़ी करनी थी। ये 2 तरफा खेल ही शायद औपनिवेशिक शासन का असली चरित्र था। और ये आज के लिए एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। स्वतंत्रता के लगभग 80 वर्षों के बाद भी ये औपनिवेशिक प्रशासनिक डीएनए, ये जो ढांचा हमें विरासत में मिला है, वो आज भारत और पाकिस्तान की कार्यप्रणाली, हमारी राजनीति और हमारी नौकरशाही को कितना और किस तरह से प्रभावित करता है।